हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हमको 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। तो हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये सब पता होना चाहिए, ये जो टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ दिया गया है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो ये क्या होता है पहले इसको समझिए। एन इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल ऑफ पावर 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं एवं उनकी अधिकतम घात एक हो, हम उसे दो चर वाले समीकरण कहते हैं। इसके पहले आपको ये भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमने 6वीं क्लास में पढ़ा है। आपको अच्छे से वो क्लियर होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है एवं उसकी अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, या एक चर वाले समीकरण। आपने 6वीं क्लास में पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, और उसकी अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण या एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में समझिए, एन इक्वेशन विच हैव ओनली वन वेरिएबल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको 3x प्लस 5, 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें एक चर केवल x है, इसमें y है। इसी टाइप से 3p प्लस 2, ये सब देखिए इसमें केवल एक p है। इस वाले इक्वेशन में p है एक चर, इसमें y है और इसमें x है। इसी टाइप से दो चर हो जाते हैं कभी कभी। देखिए अब जैसे ये 10th क्लास में जो हमको पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें चरों की संख्या दो हो जाएगी। देखिए एक x है और एक y है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब होता है एन इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल ऑफ पावर 1 इज कॉल्ड या इज नोन एज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं उसे हम दो चरों वाला समीकरण कहते हैं, और उनकी अधिकतम पावर एक होती है। ये ध्यान रखिए, ये दो शर्त है, एक तो पावर अधिकतम एक हो और दो चर हो एक्स वाई। जैसे यहाँ पे देखिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें समझने वाली चीज ये है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें समझने वाली चीज ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में आप बहुत बारीकी समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए इसको इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों पक्ष में आपका यहाँ इक्वल लगा होता है। तो ये दोनों पक्ष, एक साइड होता है आपका LHS और दूसरा साइड होता है आपका RHS। ये अच्छे से आपको पता होगा। अब समझने वाली चीज ये है दोस्तों कि इसमें जो है, इसमें x और y, इसमें दो चर होते हैं, दो चर होते हैं जिन्हें वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। ठीक है, तो इनका मतलब होता है ये होती होंगी चेंजेबल क्वांटिटी, यानी इसका मान हमें निकालना रहता है। दूसरी चीज है ए बी सी। ए बी सी का मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर और एक चर। तो चर का मतलब होता है जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता होती है, जैसे एक्स और वाई, ये इनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको बोलते हैं चर। और अचर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू पता हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक इक्वेशन लें, 3x प्लस 4y बराबर 5, हमने एक इक्वेशन लिया, समझिए थोड़ा। तो अब इसमें देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, कंपेयर करिए ex प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो इस 5 को आपको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो यहां देखिए आप मान के चलिए इसको लेफ्ट में ले आए, तो 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गई। तो अब देखिए यहां से कंपेयर करिए, a की वैल्यू x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हुई? 3।
बी की वैल्यू कितनी हुई 4 और सी की वैल्यू कितनी हुई -5। इसका मतलब देखिए ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, ए बराबर आपको पता चल गया ना 3। तो इसी को बोलते हैं, जो वैल्यू पता होती है उसको अचर बोलते हैं। देखिए हमको यहाँ पता था ए की वैल्यू बी की और सी की, पर एक्स की और वाई की वैल्यू हमको सॉल्व करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं निकलती। उसके लिए मेथड होती है विलोपन विधि और आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो आइए अब आगे देखते हैं, समझ में आया होगा आई होप आपको। तो देखिए इसमें लिखा है an equation with have only one variable with degree 1 is called linear equation। दूसरी चीज अब आइए किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। देखिए टू लाइंस इक्वेशन विथ टू सेम वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए दो सेम इक्वेशन आपको जब लिखी जाती है उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी आप जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा, एक पूरा जोड़ा देगा दो इक्वेशंस का, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे आपको मैं यहां दे दूं 3x प्लस 4y बराबर 9, यहां दे दूं 4x 5y इक्वल टू 2। तो ये एक लीनियर, ये पेयर हो गया है, क्योंकि दो चीज है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो चीज होती है उसमें, एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इनमें कंपेयर करेंगे तो ये a1 a2, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, ऐसे कंपेयर करना है। देखिए यहां देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1, ये y है ध्यान रखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दूसरी चीज अब देखिए देयर आर 3 पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इसके 3 पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब उनके एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली जाती है, इसको हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सो वी हैव टू मेथड solving a pair of linear equation. We have two methods, first is graphical method and second is algebraic method. So for this, पहले तो हम इसको ग्राफिक विधि से कर सकते हैं, आलेख विधि भी बोलते हैं हिंदी में। ग्राफिक विधि से कर सकते हैं, पूरा लेख एक बन के ऐसे पूरा ग्राफ बनेगा ग्राफ पेपर में, तो वो तो लंबी प्रोसेस है। दूसरी एल्जेब्रिक मेथड यानी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए एल्जेब्रिक मेथड भी 3 टाइप की है अपने पास, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है प्रज्यगुणन विधि। मैं आपको तीनों बता दूंगा वन बाय वन, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं 3 इसके पॉसिबल सोल्यूशन। देखिए ये है दोस्तों, ये आपके 3 पॉसिबल सोल्यूशन हैं। देखिए अच्छे से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, देयर आर 3 पॉसिबल सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन जो है, और आपको अच्छे से पता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। a1x प्लस by, इसके 3 सोल्यूशन यही होते हैं। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए इधर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके 3 सोल्यूशन होते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके 3 सोल्यूशन होंगे। तो पहली जो सोल्यूशन है आपकी, वो ये है यूनिक सोल्यूशन या अद्वितीय हल। यूनिक का मतलब होता है केवल और केवल एक हल, एक्स और वाई का केवल एक मान आएगा, उसको अपन बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो यहां पे देखिए आप लोग ध्यान से, यूनिक सोल्यूशन अद्वितीय हल का जो फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला ये है। इसके बाद देखिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, अद्वितीय हल यानी ये होता है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, जब इसका ग्राफ बनता है यूनिक सोल्यूशन का तो ऐसा बनता है, एक सोल्यूशन मिलता है। देखो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, इसका मतलब केवल और केवल एक सोल्यूशन मिल रहा है। दूसरा है नो सोल्यूशन यानी कोई हल नहीं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये है नो सोल्यूशन की कंडीशन। ये लगती है कंडीशन, लगाना पड़ता है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस बनती है इसमें। जब ये कभी होता है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो ऐसी लाइन बनेगी, ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरी है लास्ट जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अपरिमित हल का मतलब सब बराबर होंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और ये कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि संपाती रेखा, एक के ऊपर एक, जैसे दो लाइन थी ऐसी, दो लाइन थी, अब ये लाइन उठ के इसके ऊपर आ गई है, तो यानी ये ए बी सी डी लाइन थी, तो ये लाइन इसके ऊपर आ गई, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट संपाती रेखाएं। तो ये आपको दोस्तों समझ में आया। अब दूसरी चीज एक और होती है कंसिस्टेंट सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंट
सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैव अ सॉल्यूशन, विच हैव अ सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका हल हो। तो अगर हल होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा जब हल नहीं होता, जब हल नहीं होता। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका हल ना हो उसको बोलते हैं विच हैव नो सॉल्यूशन। आ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल ना हो, उसका हल ही ना हो, उसको बोलते हैं। तब देखो दो ही कंडीशन है, इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल है, इसमें अनंत हल है। तो ये दोनों कंडीशन जब लगेंगी तो इनको बोला जाता है कंसिस्टेंट, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट और थर्ड कंडीशन लगेगी तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर हमारी सेकंड कंडीशन लगी तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट और थर्ड लगी तो कंसिस्टेंट होगा क्योंकि ये हल है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हल है। तो लेकिन सेकंड में क्या है? इनकंसिस्टेंट, यानी कोई हल नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई हल नहीं है। तो आपको आई होप इसका बेस समझ में आया होगा, बहुत क्लियर कट। तो आई होप आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में अपन इसकी कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।